साजिशन मीडिया को बांटा गया है। बाजार एक तरफ वो बाजार है जो उन कॉरपोरेट घरानों को नियंत्रित करता है। अब बाजार के पीछे रिमोट लगा हुआ है सरकार का। तो अगर सरकार उस रिमोट को चलाती है तो मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है। मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है तो फिर वो मैनेजमेंट चाहता है कि सरकार की जी हजूरी की जाए। तो जब सरकार की जी हजूरी करना है तो फिर वो पत्रकारिता तो नहीं रही ना। अंग्रेजों के भागने की दिशा में कानपुर, विद्यार्थी जी और प्रताप, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। 1857 के गदर के बाद जिसमें पहले संपादक मौलाना बाकर अली को फांसी दी गई। आज तो एक एक विज्ञापनों के लिए अखबार वाले मरे जाते हैं, लेकिन उस समय मैंने आधा किलोमीटर लंबी कतार देखी नई दुनिया के सामने विज्ञापन दाताओं की। इंदिरा गांधी खजुराहो आई तो खजुराहो विमानतल पर, खजुराहो के विश्राम गृह में मुझे एक 5 मिनट उनसे बात करने का अवसर मिला। तब उन्होंने माना कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी सेंसरशिप लगा के। बहुत सारी सिफारिशें उसमें ऐसी थी, वो पब्लिक डोमेन में भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लेकिन इसके बाद राजेंद्र माथुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 लेख लिखे थे। सेंसरशिप लगी, गई। 83 में बिहार प्रेस बिल आया, गया। हमें नहीं हारना पड़ा, पत्रकारों को नहीं हारना पड़ा, ना आपातकाल में, ना 83 में जब बिहार प्रेस बिल आया, और ना उसके बाद 1987 में जब राजीव गांधी ने मानहानि विधेयक लाए थे, तब भी हमें नहीं हारना पड़ा। नमस्कार, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान है राजेश बादल, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टीवी पत्रकारिता में बड़ा नाम है। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने आए हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि इनसे गुफ्तगू करके आप लोगों के बीच इनकी बात लाएं। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष के इस इतिहास को आप किस दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद शर्मा जी। एक तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग, हमारे यहाँ एक गांव में बड़ी कहावत है, अपनी जन्मपत्री पे जूता मारना। तो अर्थ ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जो हम लोग अपने स्वभाव से संभवतः सदियों की तक गुलाम रहने के कारण हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का वो एक जो सिलसिला होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे थे। और हाल ही में हमने देखा कि पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी का एक समग्र भारतीय पत्रकारिता नाम से 3 खंडों में एक कोश या किताब आई है। उसमें उन्होंने 168 साल की पत्रकारिता का एक दस्तावेजीकरण है। तो मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा सा देर से जागे, लेकिन जागे तो सही। यूं अलग अलग संदर्भ मिल जाते हैं, अलग अलग पुस्तकालयों में संदर्भ मिल जाते हैं। हमें उदंत मार्तंड का भी जिक्र मिलता है, प्रताप का भी जिक्र मिलता है, जमाना का भी जिक्र मिलता है जो यहीं इलाहाबाद से कानपुर से निकलता था, दया नारायण निगम जी जो निकालते थे। तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है तो उस दस्तावेजीकरण को एक तरह से रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको अधिमान्यता देने के लिए एक पहल है। और दूसरा, नई नस्लों को ये बताने का मौका है, नई जनरेशन को बताने का ये अवसर है कि अब हमें दस्तावेजीकरण की तरफ बहुत ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। तो मैं तो ये इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि ऐसा आयोजन निरंतर होना चाहिए, और देर से हुआ लेकिन अच्छा हुआ। अच्छा, जैसे शुरू में देखा जाए तो उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ल का वो एक युग था, उसके बाद भारतेंद्र युग आया, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यार्थी जी, चलता रहा। तो ये करीब अगर हम इसको बंटवारा करें तो 5 या 6 कालखंड में ये आ जाता सिमट कर। और आपको लगभग इस पूरे कालखंड का मोटा मोटी जानकारी होगी। तो आप किस कालखंड को बड़ा रिमार्केबल मानते हैं, जो कि जनोपयोगी कह लीजिए, और जो पत्रकारिता के तेवर, ठसक, हनक और रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नलिज्म, उस दृष्टि से? देखिए, मेरी नजर में तो मैं उसको व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि हर कालखंड के अपने सरोकार होते हैं। और उन सरोकारों में, उस कालखंड में जो व्यक्ति
या जो संस्था सबसे ज्यादा काम करती है वो उसकी नाम से फिर पहचान बन जाती है। तो पहला कालखंड तो वो ये था कि भाई ठीक है, इस देश में अखबारों की शुरुआत होनी चाहिए और उस नाते कलकत्ता से आगाज होता है, बाद में पूरे देश में अलग अलग स्थानों से उसकी शुरुआत होती है। तो वो एक आरंभिक काल जो है वो मुझे लगता है कि इस देश में हाजिरी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काल था। तो अपने अपने ढंग से लोग कर रहे थे। हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा देना, कुछ अपने मन की भावनाओं को आक्रोश के रूप में प्रकट करते थे, जो अंग्रेजों से विरोध कर रहे थे कि भाई आप हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं जिनमें अंग्रेजों की बड़ी तारीफ होती है कि माननीय वाइसराय जब से आए हैं तब तो इस देश में बहार ही बहार है। तो ऐसा भी हमने देखा है। तो लेकिन जो दूसरा कालखंड जो इसको मैं मानता हूँ वो जो हमारे 1857 के गदर के बाद, जिसमें पहले संपादक मौलाना बाकर अली को फांसी दी गई, उसके बाद से लोगों के दिल और दिमागों को झकझोरने का काम उस कालखंड में हुआ। यानी अंग्रेजों से हमें बचना है और इस देश को मुक्त कराना है। तो मुझे लगता है कि उस 1857 से, और मैं मानता हूं कि 1935 तक का लगभग, अगर मोटा मोटा ये जो कालखंड है सबसे महत्वपूर्ण काल है। और इसमें से भी अगर आप उसको और कंसंट्रेट करने की कहें तो मैं मानूंगा कि 1915 से लेकर 1935 तक के जो 20 वर्ष हैं वो शायद बहुत महत्वपूर्ण काल हैं, क्योंकि उस दौर में हर पत्रकार क्रांतिकारी था लगभग, और हर क्रांतिकारी एक पत्रकार था। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत 1919 से की, लेकिन उससे पहले करतार सिंह सराभा ने गदर नाम के अखबार से की, और जो 1915 का जब गदर नाकाम हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक अंग्रेजों को लेकर जब उन्होंने 1914 से 1919 तक के पहले विश्व युद्ध में, और बाद में 1939 से 1945 तक के दूसरे विश्व युद्ध में भारत और भारतीयों को झोंका, उससे समूचे देश में आक्रोश पैदा हुआ। और तब 3 धाराएं आजादी के लिए चल पड़ी थी। एक जो थी, जो जिसको हम कहते हैं कि गरम धारा थी, जिसमें जिसकी नुमाइंदगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह वगैरह सब करते थे। दूसरे की जो नुमाइंदगी है वो महात्मा गांधी करते थे। और तीसरी जो थी धारा, वो एक अलग धारा थी जो अपने स्तर पर लेखन के जरिए, थिएटर के जरिए या अन्य विधाओं के जरिए अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनाने में लगी हुई थी। तो कुल मिलाकर के संप्रेषण की बात थी, संप्रेषण का रास्ता अलग। आजादी के पहले, यानी आजादी की जो लड़ाई चल रही थी हम लोगों की अंग्रेजी हुकूमत से, उसमें सिर्फ एक एजेंडा पत्रकारिता का हुआ करता था, वो था देश को आजाद कराना और जनता को फिरंगियों के झुंड से मुक्त कराना। ये एक कॉमन एजेंडा था। हम लोग कानपुर विश्वविद्यालय में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तो और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम ना आए तो मुझे लगता नहीं कि इंटरव्यू का संपूर्ण माना जाएगा। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता का योगदान का आकलन आप कैसे करते हैं और कहाँ तक उसको? देखिए, विद्यार्थी जी की जो पत्रकारिता है, जब अब मुझे आज अभी ये 51वां साल चल रहा है पत्रकारिता का, यानी आधी सदी का तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ कि हमारी पीढ़ी के लिए महात्मा गांधी और गणेश शंकर विद्यार्थी, इसके बाद केसरी की पत्रकारिता तिलक साहब की, ये 2-3 नाम कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जिनके बिना इस कालखंड की कोई बात हो नहीं सकती। जो काम गांधी जी कर रहे थे अपने तरीके से, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और सर्वोदय के जरिए, वो प्रताप के जरिए विद्यार्थी जी कर रहे थे। तो माखनलाल जी चतुर्वेदी जी कर्मवीर के जरिए कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि प्रताप ने एक ऐसा बिगुल बजाया इस देश में स्वराज का, आजादी के आंदोलन का, जो लोग भुला नहीं पाए। जिस तरीके से उनका जाना हुआ वो आज भी कसक पैदा करता है।
वो तकलीफ जो बनी, जी। मुझे लगता है उसका घाव कहीं इतना गहरा था कि शायद अंग्रेजों के भागने की दिशा में कानपुर, विद्यार्थी जी और प्रताप, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। बावजूद इसके मैं कहूंगा कि जिस तरह से पत्रकारिता प्रताप में कर रहे थे, प्रताप के मैं विद्यार्थी जी के अधीन सरदार भगत सिंह कर रहे थे। सरदार भगत सिंह हमारे बीच से बड़े असमय चले गए, लेकिन उन्होंने 10 एक साल की जो 12 साल की पत्रकारिता की, मुझे लगता है कि मुझे वैसी पत्रकारिता करने में शायद कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। सरदार भगत सिंह की पत्रकारिता अनमोल है, अद्वितीय है, और महात्मा गांधी तो संसार में शिरोमणि है पत्रकारिता के। वो कहते थे कि पत्रकारिता मेरा पहला धर्म है, लेकिन देश को आजाद कराना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, धीरे धीरे रास्ते खुलते गए। आजादी के बाद तमाम मीडिया हाउस आए, तमाम अखबार शुरू हुए और उनका भी एक काल चला। तो हम उस हिंदी पत्रकारिता के आजादी के बाद के काल, 1947 के बाद, 1947 के बाद से लेकर के और 77 तक का जो काल था, मैं उसमें इमरजेंसी को भी लेता हूँ जी, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद का एक कालखंड ऐसा था जो हमारी पत्रकारिता जो थी थोड़ी सी उनींदी सी थी, मतलब ऊँग रही थी। और ऊँग इसलिए रही थी कि जैसे देश को आजादी मिली तो हम सब लोगों ने अब समझ लिया कि जैसे हमारे अब नियंता हैं, हमने जिन हाथों में देश की बागडोर सौंपी है, वो अब सौंप के अब हम लोग आराम करेंगे। इस देश ने आजादी हासिल कर ली, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। और अच्छी बात ये थी शर्मा जी कि उस दौर में हमारे पास ऐसे तपे तपाए नेता थे, ऐसे संघर्ष, आजादी के संघर्ष और आंदोलन से निकले हुए नेता थे जिन पर हम 100% भरोसा कर सकते थे, उनके आचरण पर भरोसा कर सकते थे, उनके व्यवहार पर भरोसा कर सकते थे, और वो लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करते थे। मैं एक उदाहरण ही आपकी अनुमति से बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने देखा है कि इस देश के में का जो संविधान है, उसमें हमने देखा कि राज्यों में तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं। हाँ, ठीक है। अब जहां मैं जाता हूँ, महाविद्यालयों में जाता हूँ, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, तो स्टूडेंट्स से पूछता हूँ, कम मिलता है इसका उत्तर या ना के बराबर मिलता है। जब संविधान सभा में ये बहस हो रही थी तो नेहरू जी ने इसका सबसे पहले विरोध किया था कि केंद्र में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। लोगों ने पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यपाल प्रदेशों में राष्ट्रपति का नुमाइंदा है। अगर कल के रोज उस वहां राष्ट्रपति शासन लगाया और कल के रोज वो राज्यपाल अगर मान लीजिए तानाशाह हो गया, डिक्टेटर हो गया, तो उसके कान उमेटने के लिए, उसको अलग करने के लिए, हटाने के लिए राष्ट्रपति बैठा हुआ है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा हो और कोई राष्ट्रपति तानाशाह हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिली है, और हम ऐसे अगर फिर किसी तानाशाह को सौंप देंगे तो पहले और बाद में अंतर क्या रहा? तो ये एक ऐसा था कि उस समय, उस दौर में ऐसे सोच के लोग थे जिन पर हम, हमारे पत्रकार भरोसा कर सकते थे। 77 तक की जो बात आपने पूछी है, उसमें बाद में निश्चित रूप से कुछ बुराइयां आई और लोगों ने सत्ता का कुछ दुरुपयोग करना शुरू किया। कुछ ऐसा लगा कि शायद लोकतंत्र जो है वो केवल हुकूमत का आनंद लेने के लिए है। तो फिर हमने देखा आपातकाल के तौर पर जब पहली बार सेंसरशिप लगी, और लगभग उसी दौर में हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की जब सेंसरशिप थी, लगी हुई थी। तो मैं पत्रकार नहीं था उस समय, कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, और तब ये लगा कि कैसे सेंसरशिप कैसे हो सकती है। यही तो अंग्रेजों के समय में थी, हम बोल नहीं सकते थे, हम अभिव्यक्ति, अपनी जो अभिव्यक्ति को एक आकार देने के लिए आजाद नहीं थे। तो अब फिर एक बार हमारी अभिव्यक्ति पर हमला है। तो मुझे लगता है कि वहां जब आया तो इस देश की पत्रकारिता करवट लेती है, और तब राजेंद्र माथुर और तमाम, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ पत्रकार, इन्हीं गिने पत्रकार ऐसे निकलते हैं इस देश में जो उस
व्यवस्था का विरोध करते हैं और हम सब लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमने देखा, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि मैं नई दुनिया में जब सह संपादक था 1980 में, तो लेकिन मैं उनके साथ जुड़ गया था 1978 में राजेंद्र माथुर जी के साथ और नई दुनिया के साथ। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो वो खाली जो पेज छोड़ा गया, बहुत धमकियां आई, बहुत तरह तरह से दबाव आए। मुझे इस पर एक बात याद आ गई जी, मैं इस पर जानना चाहूंगा, हो सकता है आपको मालूम हो कि जब इंदिरा जी दोबारा शासन में लौटी जी, तो उनकी नजर माथुर जी पे पड़ी। मैं बताता हूँ, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। और उसमें जो मेरा सवाल है जी, वो जो प्रेस आयोग गठित हुआ था, इसमें शायद माथुर जी भी मेंबर थे जी, उसकी रिपोर्ट अब तक साया नहीं हुई, और उसको क्या टास्क दिया गया था? कहानी ये है कि जब सब नई दुनिया ने खाली अंक छोड़ा तो मैनेजमेंट भी घबरा गया। मालिकान ने कहा कि देखो, राजेंद्र माथुर को आपस में बोलचाल में लोग रज्जू बाबू कहते, तो रज्जू बाबू इसके बड़े परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। और वास्तव में हुआ यही कि उस समय जो सरकार थी उसने विज्ञापन बंद कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि 1980 में जब मैंने नई दुनिया ज्वाइन की, आज तो एक एक विज्ञापनों के लिए अखबार वाले मरे जाते हैं, लेकिन उस समय मैंने आधा किलोमीटर लंबी कतार देखी नई दुनिया के सामने विज्ञापन दाताओं की, और एक खिड़की होती थी, विज्ञापन बुक जैसे डाक का टिकट आप लेते थे या कहीं रेल का टिकट लेते हैं, ऐसी कतार लगती थी और 3 बजे वो खिड़की बंद हो जाती थी। तो बस उन्होंने इतना ही लिखा था कि अब हमारी सरकार ने हमारे विज्ञापन बंद कर दिए हैं, हमें मजबूती की जरूरत है। इंदिरा जी ने फिर तब खुद रज्जू बाबू से बात की, और राजेंद्र माथुर जी ने, क्योंकि मैं तो नहीं था, लेकिन कहीं छपा भी नहीं, लेकिन मुझे जो अलग अलग सूत्रों से पता लगा, यानी श्रीमती माथुर अब इस दुनिया में नहीं है, हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उनसे और भी तमाम स्रोतों से कि उन्होंने, राजेंद्र माथुर जी ने उनको कायल कर दिया कि हाँ, ये गलती उनसे हुई है। और जब 18 जनवरी या 17 जनवरी 1977 की बात है, इंदिरा गांधी खजुराहो आई, तो खजुराहो विमानतल पर, खजुराहो के विश्राम गृह में मुझे एक 5 मिनट उनसे बात करने का अवसर मिला। तब उन्होंने माना कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, सेंसरशिप लगा के इसका दुरुपयोग किया गया, इरादा नेक था। अब होता यह है कि लेकिन 2-2.5 साल के बाद जनता पार्टी अपने करतूतों के कारण चली जाती है और इंदिरा गांधी एक बार फिर आती है और उनकी सरकार बनती है, तो वो आज की तरह नहीं है। वो तो लगातार, ये एक अच्छी बात थी कि एक तरफ वो लौ महिला सेंसरशिप जैसा एक काम करती हैं, तो दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ संवाद उनका नियमित बना हुआ था। कोई उस दौर का कोई भी ठीक ठाक पत्रकार ये नहीं कह सकता था कि इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने से मना किया। और वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे प्रेस आयोग के गठन का ऐलान किया, सेकंड प्रेस कमीशन का, और उसमें सदस्य के रूप में राजेंद्र माथुर को नॉमिनेट किया। तो अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन कौन था? अगर जहां तक मुझे ठीक याद है तो वो गिरिलाल जैन थे उस समय। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया के जी। तो उस समय ये टिप्पणियां हुई थी कि एक बहादुर महिला का एक साहसी संपादक को सलाम, ये मुझे याद है। फिर गिरिलाल जैन, वो रिपोर्ट राजेंद्र माथुर ने ही उसको अंतिम आकार दिया था। वो रिपोर्ट गिरिलाल जैन के जरिए फिर वो सबमिट की गई थी, और उसके बाद गिरिलाल जैन उनके अच्छा, आपको पता है राजेंद्र माथुर जी हिंदी के प्राध्यापक नहीं थे, वो मूलतः अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। और गिरिलाल जैन ने एक बार कहा था कि राजेंद्र माथुर जी, आपकी अंग्रेजी मुझसे अच्छी है, लेकिन चूंकि वो हिंदी को प्रधानता देना चाहते थे, इसलिए वो हिंदी की संपादक और पत्रकार बने। तो जब ये रिपोर्ट गई, मैं भी उस रिपोर्ट का, मैंने सुना था कि ये MIB में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के कहीं कागजों में है, उस पे अमल नहीं हुआ है। बहुत सारी सिफारिशें उसमें ऐसी थी, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लेकिन इसके बाद राजेंद्र माथुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 लेख लिखे थे। मेरी जो किताब है राजेंद्र माथुर पर, सदी का संपादक राजेंद्र माथुर, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है, उसमें उनमें से 2 लेखों का
हिंदी अनुवाद शामिल है। उसमें कुछ इशारा किया गया है कि सेकंड प्रेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या बातें कही थी, लेकिन समग्र रिपोर्ट अभी तक मैं भी खोज रहा हूं और कुछ मेरे सूत्र हैं वो भी वहां पर गलियारों में खोज रहे हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय में शायद मिल जाए और मुझे लगता है कि मिल जाएगी। क्योंकि राम बहादुर राय जी जहाँ कहीं भी बोलते हैं, अपना भाषण देते हैं या बात करते हैं, तो वो प्रेस आयोग के गठन पर जोर देते हैं। मेरा प्रश्न ये है आपसे, क्योंकि आप उसके एक चश्मदीद गवाह भी रहे हैं, तो क्या अलग से प्रेस आयोग गठित करने की आवश्यकता है या पिछले वाले प्रेस आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में ले आए सफिशिएंट होगी? देखिए, सेकंड प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो आधार, अगर कोई मान लीजिए तीसरा आयोग, जो कि मेरी नजर में जरूरी नहीं है, जी जी, सेकंड प्रेस कमीशन की रिपोर्ट अगर लाई जाए तो उसकी जो सिफारिशें हैं जी जी, वो आधार, मेरा कहना यह है कि जैसे इस समय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में सिर्फ प्रिंट मीडिया आता है। जी जी, हम लोग लंबे समय से एक मीडिया काउंसिल की बात कर रहे हैं। सेकंड प्रेस कमीशन बने, थर्ड प्रेस कमीशन बने या ना बने, कम से कम इस देश के में एक मीडिया काउंसिल होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ तब केवल अखबार थे, लेकिन आज हमारे पास देखिए टेलीविजन है, हमारे पास टेलीविजन के रीजनल चैनल्स हैं, हमारे पास रेडियो, उस समय रेडियो केवल आकाशवाणी के रूप में था, आज प्राइवेट रेडियो भी हैं, फिर उन प्राइवेट रेडियो के तमाम क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन हैं, हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे पास सोशल और डिजिटल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो अब उन जो पत्रकारिता के जो नए अवतार आए हैं, उन अवतारों को पर एक नियंत्रण होने के लिए या उनकी गलत कामों का विरोध करने के लिए एक ताकतवर मीडिया काउंसिल होनी चाहिए। लेकिन असल में हमारे बीच में राय नहीं बन पाती। हमारे वरिष्ठ पत्रकार संपादक ही कहते हैं कि इस बहाने सरकार हमारे ऊपर फिर से एक बार इसके बाद तो फिर ये हुआ था कि एक विधेयक प्रस्तावित था मोदी गवर्नमेंट, वो 87 की बड़े मीडिया हाउस से यूनाइट होकर के, वो मानहानि विधेयक की बात आप कर रहे हैं। अभी अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अब चूंकि टीवी पत्रकारिता, नेट पत्रकारिता, AI वगैरह तक आ गया है मामला, इस बीच में जो बहस छिड़ पड़ी है वो है गोदी मीडिया और नॉन गोदी मीडिया, दो धाराओं में मीडिया बट गया। इस पर आप रोशनी देखिए, ये मुझे लगता है कि बहस तो नहीं, लेकिन ये बड़ी महत्वाकांक्षा या साजिशन मीडिया को बांटा गया है, और हम में से कुछ वो लोग जो पत्रकारिता को धंधा समझकर आए थे, यानी प्रोफेशन, धंधा को मैं अंग्रेजी में प्रोफेशन कहूं, जैसे कि कोई एक वकील होता है, एक डॉक्टर होता है, कॉर्पोरेट ग्रुप का जो डोमिनेशन है मीडिया पे, जो कि पब्लिक ओपिनियन डिटरमिन करता है, मेरा इशारा सीधा सीधा वो है। नहीं तो देखिए, वो तो है बाजार, एक तरफ वो बाजार है जो उन कॉर्पोरेट घरानों को नियंत्रित करता है। अब बाजार के पीछे रिमोट लगा हुआ है सरकार का, तो अगर सरकार उस रिमोट को चलाती है तो मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है, मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है तो फिर वो मैनेजमेंट चाहता है कि सरकार की जी हजूरी की जाए। तो जब सरकार की जी हजूरी करना है तो फिर वो पत्रकारिता तो नहीं रही ना। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया के अच्छे दिन आएंगे? मैं तो देखिए आशावादी हूँ, स्वभाव से हूँ। सेंसरशिप लगी गई, 83 में बिहार प्रेस बिल आया, गया। हमें नहीं हारना पड़ा, पत्रकारों को नहीं हारना पड़ा, ना आपातकाल में, ना 83 में जब बिहार प्रेस बिल आया, और ना उसके बाद 1987 में जब राजीव गांधी ने मानहानि विधेयक लाए थे, तब भी हमें नहीं हारना पड़ा। तो जब हमने वो स्थितियां देखी हैं कि पत्रकारिता को हारना नहीं पड़ा है, तो इसका अर्थ यह है कि एक बार फिर पत्रकारिता जीतेगी, और ये जो तमाम सारी चीजें आज हम देखते हैं उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी दूर होगा। में प्रकाशित पत्रकारों के उत्पीड़न पर एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, आपकी पुस्तक, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या नहीं, दरअसल क्या है कि देखिए, कई बार इतिहास अपने को सिखाता है, इतिहास अपने को दोहराता है। आज जब ऐसा माहौल है तो वो एक घटना हुई थी लगभग 45 बरस पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और वो उस घटना में पत्रकारों को, हम लोगों को बाध्य किया गया था कि हम खबर का स्रोत बताएं, और जब हमने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो सरकार और प्रशासन ने हमारा उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसके बाद विधानसभा में लगभग 7-8 घंटे चर्चा हुई, और मुझे कहने में विधानसभा में जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, और मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि उस समय उस
हमारे उस उत्पीड़न को जो स्वर दिया, जो मुखरित किया, वो पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने किया। मध्य प्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ के वो संयोजक थे। अगर उन्होंने उस समय सहयोग न दिया होता तो शायद मैं इधर न बैठा होता आपके सामने, शायद गुमनामी में कहीं खोए हुए होते। तो उस समय लोग गाइड करने वाले लोग थे, अपने मूल्यों को के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, समाज का समर्थन मिलता था, सबका समर्थन मिलता था। तो वो किताब मैंने इसलिए लिखी है कि आने वाली नस्लों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए कम से कम वो एक समझ सकें कि हम कैसा संघर्ष करते थे, जान के खतरे थे, हमें डाकुओं का की धमकियां मिल दी जाती थी, अपराधियों का मतलब जो दिन दहाड़े गोलियों का की धमकी दी जाती थी, तमाम सारी है। तो उस किताब का शीर्षक ही यही है कि गोलियों के सामने अडिग कलम। तो ये प्रेम प्रवासी पब्लिकेशन है। नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी ने उसको प्रकाशित किया है। तो ये किताब पूरे हिंदी बेल्ट में बहुत मतलब एक कहावत अंग्रेजी में कि हॉट केक की तरह बिक रही है। तो अमेजोन वगैरह भी होगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हाँ, अवेलेबल है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच राजेश बादल जी।